ऑफिस से थककर घर पहुंचता उस समय मैंने सीमा को तैयार खड़ा देखा। उसने गुलाबी रंग की बहुत सी खूबसूरत ड्रेस पहना हुआ था। उसे देखते ही मेरी सारी थकान दूर हो गई। लेकिन जैसे ही उसने कहा कि उसे अपने मायके जाना है और वो इसलिए तैयार हुई है, तो मेरा सारा मूड ऑफ हो गया। देखो सीमा, तुम कल चली जाना, मैं आज बहुत थक गया हूँ। सीमा को इस बारे में नहीं कह पाया। उसे जैसे ही अपने गेट के सामने अपनी कार रोकी तो अचानक मेरी नजर मेरे पड़ोसी के घर की तरफ गई। तो मुझे आश्चर्य का बड़ा झटका लगा, क्योंकि उसकी छत पर एक ड्रेस लटका हुआ था और हूबहू वही ड्रेस मैंने अभी अभी सीमा को पहने हुए देखा था। बिल्कुल वही रंग और वही प्रिंट। मैं काफी देर तक उसे देखता रहा। कैसा अजीब इत्तेफाक है। मैंने मन ही मन सोचा कि हो सकता है सीमा और भाभी ने एक के साथ ही शॉपिंग की हो, इसलिए एक ही जैसा ही ड्रेस खरीदा हो। मैं इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था और जैसे ही चौकीदार ने गेट खोला, मैं कार अंदर ले गया। मैंने नौकर को कहा कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, मैं गाड़ी देर आराम करने वाला हूँ। उस दिन मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि अक्सर ऐसे इत्तेफाक होते रहते हैं। मैं रात में सीमा को वापस लेकर आया था, लेकिन मैं उसे ये बात बताना भूल गया था कि यही ड्रेस हमारे पड़ोस वाली भाभी के पास भी है। लेकिन 2 दिन बाद मेरे हैरानी की इंतहा न रही जब सीमा ने मुझे बताया कि वह अपने मायके जाना चाहती है, क्योंकि आंटी की तबीयत ठीक नहीं है। इस वक्त वो नीले रंग की बेहद खूबसूरत ड्रेस थी। मैंने उसकी तरफ प्यारी भरी नजरों से देखा। वो आज भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने उसे मायके पहुंचाया, लेकिन जैसे ही मेरा घर पहुंचा तो दंग रह के गया, क्योंकि मेरे पड़ोसी के ड्रेस पे आज भी वही ड्रेस लटक रहा था जो आज सीमा ने मायके जाते समय पहना हुआ था। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे बहुत अजीब सा लगा, लेकिन इस बार मैंने इसे सिर्फ इत्तेफाक समझा और अपने काम पर लग गया। लेकिन जब तीसरी बार ऐसे ही हुआ तो मेरी सोच सच में बदल गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि सीमा मायके का बोलकर मेरे पड़ोसी के घर जाया करती हो? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं खुद उसे अभी मायके छोड़ आया था और उसका मायका काफी दूर भी था। यह सब इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? लेकिन उस दिन मुझसे नहीं रहा गया और जिज्ञासा के मारे मैंने अपने ससुराल की तरफ दौड़ाई और जैसे ही वहां पहुंचा तो देखा कि सीमा उसी ड्रेस में थी और मुझे देखकर हैरान रह गए। अबे, आप अभी तक गए नहीं? उसने हैरानी से पूछा। तो मैं कुछ शर्मा सा गया और मन ही मन खुद को टोकने लगा। कितनी बेवकूफ भरी बातें सोच रहा था। सीमा के माँ बाप का घर तो हमारे घर से काफी दूर, भला वो वहां कैसे जा सकती? मैंने मन ही मन अपने आप को धिक्कारा और घर वापस लौट आया और ध्यान से अपने पड़ोसी रितेश के घर की तरफ देखा, जहाँ वही ड्रेस अभी तक लटका हुआ था। मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं आ रहा था। इत्तेफाक एक या 2 बार हो सकता है, लेकिन बार बार नहीं हो सकता। ये बात जुबान पर लाने से डरता था। अभी मेरी शादी को दिन ही कितने हुए थे और सीमा को मेरी बात से कितनी तकलीफ हो सकती थी। ये सोचकर मैं चुप हो गया। मुझे वो दिन याद आ रहा था जिस दिन मेरी शादी हुई थी और मैं सीमा को दुल्हन बनाकर घर लाया था। उसी दिन मेरा पड़ोसी नितेश मेरे घर बधाई देने आया था और उसने माफी मांगी कि वह शादी में नहीं आ सका, क्योंकि आज उसकी भी शादी थी। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। सच में मैंने मुस्कुराकर उसे गले लगा कर बधाई दी और उसने लाई हुई मिठाई के डिब्बे में एक लड्डू निकाल कर जबरदस्ती मुझे खिलाया। वो बहुत खुश लग रहा था अपनी शादी से। खैर, खुश तो मैं भी बहुत था। मेरी भी लव मैरिज अरेंज मैरिज थी। सीमा से जब मैंने पहली बार सीमा को देखा था, उसी वक्त उसे दिल दे बैठा था। वो मेरी सेक्रेटरी से मिलने मेरे ऑफिस आई थी। वो मेरी सेक्रेटरी मानती की दोस्त थी और उन दोनों की शॉपिंग के बाद मैं एक साथ लंच पे जाता था, जिसके लिए मालती ने मुझसे पहले ही छुट्टी ले ली थी। संयोग से उसी वक्त मुझे किसी काम से बाहर जाना था। जैसे ही मैं अपने केबिन से निकला तो सीधा सीमा के ऊपर मेरी नजर पड़ी और फिर मैंने उसे देखा तो कितना देखता ही रह गया। वो इस तरह मुझे अपनी ओर देखकर पाकर थोड़ी देर के लिए असमझ महसूस करने लगी। मैंने जल्दी से अपनी नजरों को रुख मोड़ दिया। मैं ना चाहते हुए भी वहां से निकल आया और जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो दोनों मेरे पीछे ही बातें करते हुए निकली थी। सीमा मालती से किसी बात पर खिलखिलाकर हंसी थी और उसे लंबे बाल हवा के लहराते हुए मेरे चेहरे पर आ रहे थे, जिन्हें वो बार बार पीछे कर रही थी। मैंने मौका देखकर मालती से कहा कि अगर वो चाहे तो मैं उसे लिफ्ट दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी उसी तरफ ही जाना था। मैं झूठ बोला, लेकिन मुझे उस तरफ नहीं जाना था जिस तरफ उसका प्रोग्राम था। मगर दिल के हाथों मजबूर होकर मैंने उससे कहा कि मेरी बात पर मालती बहुत खुश हुई और सीमा का हाथ पकड़कर कार में बैठ गई। लेकिन सीमा कुछ झिझकते हुए बैठी थी। मेरा दिल जैसे हवाइयों में उड़ने लगा था। बैक व्यू मिरर में उसे ही देखे जा रहा था और मैंने उसी दिन ही फैसला कर लिया था, अपना जीवन साथी सिर्फ और सिर्फ सीमा को ही बनाऊंगा। मैं उसकी मोहब्बत से इस तरह कैद हो चुका था कि मुझे सब्र नहीं हो सका और वो 2 दिन बाद ही मैंने मालती से सब कुछ कह दिया। वो मेरी बात सुनकर बहुत खुश हो गए और उसी ने बताया कि सीमा एक
लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती और जॉब करके अपने माँ बाप और अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करती। मालती मुझे कुछ बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं, बस मुझे वह पसंद है। आप मुझे बताइए कि मैं कब उसके घर जा सकता हूँ। मैंने पूछा तो उसने मुझे जल्द ही बताने का वादा किया और इसी तरह कुछ दिनों बाद मैं अपनी माँ को लेकर उसके घर चला गया, जहाँ हमारा बड़े भाई अच्छे स्वागत किया गया। वहाँ पहली ही मुलाकात में रिश्ते मंजूर कर लिया गया। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही ना था। माँ भी तैयार से जुट गई थी क्योंकि वो मेरे साथ नहीं रहती थी। उनका अपना घर भी के सिवा कहीं दिल नहीं लगता था, जबकि मैं जॉब की वजह से मुंबई में रहता था, जहाँ एक बहुत बड़ी कंपनी में मुझे एक बड़ी पोस्ट पर रखा गया था और ये बंगला कार सब उन्हीं की तरफ से था। मुझे बहुत अच्छा पैकेज दिया जाता है और बोनस वगैरह भी मिलता है और अगर कभी देश से बाहर जाना होता था तो कंपनी और ज्यादा पैसे देती थी। मैं अपनी जॉब से और लाइफ स्टाइल से बहुत संतुष्ट था और जब से सीमा मेरी जिंदगी में आई थी तब से तो लगता था कि कोई कमी नहीं है जिंदगी में। हर वक्त भगवान का शुक्र अदा करता था। सीमा भी मेरा बहुत ख्याल रखा करती थी। मैं हर तरह से एक बेहतरीन लाइफ पार्टनर साबित हुई थी। लेकिन जब से ये ड्रेस वाला सिलसिला शुरू हो गया था तो मेरी दो शर्तों की नींद हराम हो गई थी। मैं तो सीमा से बात भी नहीं कर रहा पाता था। वह जब भी मैके जाना को कहती थी तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। एक दिन तो मैं चिल्ला उठा, सारा दिन माँ के घर पे जाने का सोचती रहती हो, तुम एक बार भी नहीं सोचती कि मैं क्या चाहता हूँ। मेरी आवाज तेज हो गई थी जिसे सुनकर वह डर गई। क्या हुआ अभय, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? वह अचानक से रोने लगी। मैं उसके खूबसूरत चेहरे पर डर के निशान थे, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। मेरा दिल उसे इस तरह देखकर पिघल गया। मैं उसे अपने इस रवैये को देख के लिए उससे माफी मांगा और कुछ और ही देर बाद मैं उसे मैके छोड़ के आ गया। लेकिन लौटते समय वही ड्रेस मुझे नितेश के घर पर लटका हुआ दिखाई दिया। मुझे डर लगने लगा था। मैंने अपने कन पट्टियों को दबाना शुरू कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे सिर पर हथौड़ा बरसा रहा हो। बार में सच्चाई जानने के लिए वापस जाया करता और सीमा और उसके घर वाले मुझे अजीब नजरों से देखा करते और मैं कोई नहीं कोई बहाना बनाकर उल्टे कदमों से वहां से वापस आ जाता। क्या हो रहा था मेरे साथ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब तो सीमा भी मुझसे नाराज रहने लगी थी। मैं सारा दिन चिड़चिड़ा रहने लगा। ऑफिस में भी लोग मेरी शिकायत करने लगे थे। अगर ये नौकरी चली जाती तो मैं कहीं नहीं रहता, इसलिए मुझे अपने दिल और दिमाग को तरोताजा करना पड़ा। मगर जिसके दिल और दिमाग में इतना तूफान चलता हो वो भला ठीक कैसे रह सकता था। मजबूरन मैंने बीमारी का बहाना करके 2 हफ्ते की छुट्टी ले ली। उन्हीं दिनों में मैंने नोटिस किया सीमा कुछ परेशान और चिंतित लग रही थी। कभी कभी मुझे लगता था कि वो रात के कमरे में कहीं चली जाती और जब मैं उठकर पूरे घर में ढूंढता तो कहीं ना मिलती। मजबूरन जैसे ही मैंने कमरे में वापस आता तो मुझे बेड पर सो रही होती थी। एक रात मैंने उसे जगाया, सीमा तुम कहाँ चली गई हो थी? जब उसने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। अबे आपको दिखाई नहीं देता, मैं तो सो रही थी, बल्कि बाहर से तो आप आ रहे हैं। शायद वो उल्टा मुझे शक भी बड़ी नजरों से देखने लगी थी। इस बात पर मैं चुप हो गया और कोई जवाब नहीं दिया। अपनी जगह पर लेट गया और हो सकता है मैंने कोई सपना देखा। उस दिन के बाद मैंने सीमा उखड़ी उखड़ी सी रहने लगी थी। मैंने उससे कई बार पूछा क्या परेशानी है, तो वो अजीब सी नजरों से मुझे देखती और कहती क्या हुआ आपको अभय, मुझे आपकी दिमाग हालत ठीक नहीं लगती। उसके इस तरह देखने पर मैं अपना सिर पकड़ लेता। वो ठीक हो तो कही रही थी, मैं आजकल उल्टी सीधी बातें ही तो कर रहा था। इस बार मैंने सोच लिया कि इस रहस्य को तो सुलझाना ही पड़ेगा। और जैसे ही सीमा को मायके छोड़कर वापस आया तो देखा कि रोज की तरह वही बैगनी जोड़ा रितेश के घर में छत पर लटका हुआ था। कुछ सोचकर मैं अंदर गया और रितेश सीढ़ियां चढ़कर सीधा छत पर गया। मेरी और रितेश की छत बिल्कुल मिली हुई थी। मैंने चारों ओर देखने की बाद उसकी छत लांगी और तार पर टंगे कपड़ों को हाथ लगाकर देखा। वो ताजा ताजा धुले हुए थे, उनमें से पानी टपक रहा था। मैंने कमीज वाले हिस्से को बीच से फाड़ डाला और उन कपड़ों को नफरत से देखने लगा जिन्होंने मुझे बहुत तड़पाया था। मेरे पूरे शरीर में आग लगी हुई थी। मैं जैसे आया था वैसे ही वापस चला गया और फिर मैं से अपने ससुराल की तरफ कार दौड़ाकर मुझे सच्चाई का पता लगाना था और आज दूध का दूध और पानी का पानी करना था। मैंने तेज रफ्तार से कार चलाई थी और जैसे ही मैंने सीमा के घर का दरवाजा खड़काया तो सीमा ने दरवाजा खोला। वो मुझे देखकर हैरान हो गई क्योंकि मैं हमेशा ही वापस आ जाया करता था, लेकिन उसे देखकर तेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई क्योंकि उसकी कमीज का दामन बीच से फटा हुआ था
बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने फाड़ा था। ये सब देख मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं अपने होशो हवास से खो बैठा और बिना सोचे समझे सीमा का गाल पर जोर पर थप्पड़ दे मारा। वो हमले के लिए तैयार ही नहीं थी और कचरा का गिर पड़ी और जोर जोर से चिल्लाकर सबको बुलाने लगी। माँ, भाई, पिताजी। इसकी इस तरह से चिल्लाने पर सब इकट्ठा हो गए और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। चलो मेरे साथ। मैं चिल्लाया। क्या हुआ बेटा, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरे सास ससुर हैरान परेशान बीच में आ गए और पूछने लगे। मेरी सास बोल रही थी, आप ये सब अपनी बेटी से क्यों नहीं पूछते जिसके बेवकूफ बना रही है? मैं ये इसकी तरह इशारा करके उसने बताने लगा, मेरा बेटा इसने क्या किया है? मेरे ससुर मेरा हाथ पकड़कर नरमी से पूछा, अंकल इससे पूछो कि आपकी कमीज कैसे फटी? मैंने अपनी सास को नियंत्रित करते हुए बड़ी मुश्किल से कहा। मेरी बातों में से वो सब चौंक कर एक दूसरे की ओर देख रहे थे, लेकिन उसकी कमीज तो अभी अभी गेट के अंदर आते ही हुए दरवाजे पर लगी कील के फंस गई फटी थी। बेटा वो सब एक जवान होकर मुझे बताने लगा और सीमा अभी तक जमीन पर बैठी आंसू बहाए जा रही थी। ये नहीं हो सकता, अब इसके साथ मिले हुए हैं, इसके झूठ के इसका साथ दे रहे हैं। मैं अपने दिमाग से बाहर हो चुका था और सीमा को जबरदस्ती घसीटता हुआ वहां से लेकर आया। अपने माता पिता गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। सीमा पूरे रास्ते रोती रही, लेकिन मुझे अब उस पर जरा भी दया नहीं आ रही थी। घर पहुंचकर मैंने उसके बालों को पकड़ा और बोला, बताओ ये क्या चक्कर है तुम्हारा? रितेश के साथ क्या कर रही हो? अबे वो चीखी, लेकिन मुझे उसकी आंखों की परवाह न थी। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। ये क्या पागलपन है, आप इतना गलत कैसे सोच सकते हैं? वो चिल्लाई, लेकिन मुझे अब उसकी कोई परवाह नहीं थी। मैं कोई गिरा हुआ इंसान नहीं था जो आंखें देखी मक्खी निगल लेता, मगर वो लगातार इनकार करते जा रही थी। मेरे गुस्से से बुरा हाल था। मैंने उसे कहा, अगर वो सच बता देगी तो मैं उसे कुछ नहीं कहूँगा, बस वो एक बार अपनी बात मान ले। मुझे लग रहा था कि वह मेरी दिमाग के नसें फट जाएंगी। और अभी अचानक मैंने देखा कि पुलिस वहां पहुंच गई थी। उसमें से एक महिला कांस्टेबल आते ही सीमा के हाथों में से छुटाया और उसे सोफे पर बिठा दिया। उसका बयान लेने लगी, जबकि मुझे हड़कड़ी पहना दी गई थी। ये सब क्या है? मैं चिल्लाया। ये तो बेटा आपको थाने चलने के बाद पता चलेगा। ये पुलिस इंस्पेक्टर हंसने लगा और मुझे घसीटता वो पुलिस की गाड़ी में डाला, जबकि जाते वक्त मेरे कानों में सीमा की आवाज लगातार गूंजती जा रही थी, मेरे पति पागल हैं। पहले दिन से ही इसे पागलपन के दौरे पड़ते आ रहे हैं, सीमा पुलिस को बताए जा रही थी और मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो जिसे मैंने दिलो जान से चाहा था वो क्या कह रही थी। मेरे हवालात का आज दूसरा दिन था और सीमा ने मेरी खबर तक न ली। मुझे उस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था जो कुछ भी उसने पुलिस को बताया था। मैं एक दिमागी मरीज हूँ और मुझे पागलपन के दौरे पड़ते हैं, तब मैं उसमें जुल्म करता हूँ। उसका ये कहना था कि उससे यह बात अपने माता पिता को कभी नहीं बता, लेकिन उस दिन उन्होंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि उस रात पुलिस को नितेश ने कॉल किया था, जो मेरा पड़ोसी था, और उसकी वजह से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था। मुझ पे आश्चर्य के वार हो रहे थे। ये सब क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सीमा ने मेरे खिलाफ केस फाइल किया था और न जाने क्या क्या आरोप लगाए थे मुझ पर। मेरे माता पिता बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी जमानत नहीं हो पा रही थी। मामले के अनुसार मेरा मेडिकल चेकअप होने था और मेरी रिपोर्ट आने के बाद ही मेरी जमानत हो सकती थी। और वो दिन बाद जब मेरा मनोचिकित्सालय ने मुझसे सवाल पूछे तो मैंने उसके सारे किस्सा सुना दिया, जिनसे सुनकर वो भी मुझे ऐसी नजरों से देखने लगे जैसे कोई पागल हो। और उसने इस तरह देखने पर मुझे अचानक गुस्सा आ गया। उसको क्या लगता है मैं पागल हूँ? मैंने गुस्से में आकर पूछा तो वो मुझे पहचानने लगे। लेकिन देखिए मिस्टर अभय, आप जो किस्सा बता रहे हैं वो नामुमकिन की बात है। इत्तेफाक एक या दो बार हो सकता है, लेकिन बार बार नहीं। वो आराम से कह रहा था, बल्कि मेरी सांसें बढ़ने लगी थी। डॉक्टर साहब, यही तो मैं समझा रहा हूँ, वो इत्तेफाक नहीं था। मैं अब अपने आप पर काबू नहीं पा रहा था और डॉक्टरों ने मेरी हाँ में हाँ मिलाकर मुझे खामोश कर दिया, जबकि अपनी रिपोर्ट में उन्होंने मुझे एक मानसिक रोगी ही लिख दिया था। इसके परिणाम स्वरूप जज ने मुझे 2 महीने के लिए मेंटल हॉस्टल में भेज दिया। मैं चीखता चिल्लाता रहा, मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन वह किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ा। जब सब लोग मुझे तरस भरी नजरों से देख रहे थे, मुझे अस्पताल में हर जगह यही सुनना पड़ा, बेचारा कितना सुंदर नौजवान है, देखो न जाने क्या सदमा लगा कि वो होश खो बैठा है। एक नर्स ने मुझे देखकर दूसरी से कहा, जब मैं
सचमुच पागलों की तरह बुद्धू बना बैठा था। इस 2 महीनों में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वह मेरी समझ में से परे था। शायद मैं सचमुच पागल हो चुका था। मुझे पागलखाने में 1 हफ्ता हो चुका था जब मुझसे कोई मिलने आया। मैं मुलाकात वाली जगह पर पहुंचा तो वहां नितेश और सीमा को देखकर मुझे जोर से झटका लगा। तुम दोनों एक साथ? मैं बस इतना ही कह सका था। हाँ अभय, हम दोनों एक साथ। मैं इसलिए आए हूँ ताकि तुम्हें तुम्हारी गलती बता सके। वो मुस्कुराया। तुम्हें सहेली याद है? अचानक उसने पूछा। कौन सहेली? मैंने आश्चर्य से कहा। हाँ, तुम्हें कैसे याद होगी भला, क्योंकि तुमने कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी तक न जाने कितनी लड़कियों को इश्क में जाल में फंसाया होगा। इनमें से एक लड़की सहेली भी थी जो मेरी छोटी बहन थी, और वो दूसरे लड़कों से बहुत अलग थी, बहुत नरम दिल थी। वो तुम्हारे टाइम पास को सच्ची मोहब्बत समझ बैठी थी और तुमने उसकी शादी करने से इनकार कर दिया कि तुम उसका सिर्फ दोस्त समझते थे और कुछ नहीं। बस उस मासूम लड़की ने छत से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की थी, जिसमें वो बच तो गई लेकिन हमेशा हमेशा के लिए अपाहिज हो गई, और अब तक वो सिर्फ दवाइयों के सहारे ही जिंदा है। मैं जब भी अपनी बहन को इस हालत में देखता हूँ तब मुझे उस आदमी से सख्त नफरत महसूस होती थी। फिर एक दिन मुझे सहेली की डायरी मिल गई जिसमें उसने तुम्हारे बारे में सब कुछ लिखा था, और उसी दिन मैंने तुमसे बदला लेने का फैसला किया। मैं तुम्हें बर्बाद कर देना चाहता था। सबसे पहले तो मैंने तुम्हारे घर के बगल में घर खरीद लिया। सीमा जो मेरे ही ऑफिस में काम किया करती थी, इसकी छोटी सी जॉब थी। बड़ी मुश्किल से इसके घर का खर्चा चलता था, लेकिन ये बहुत खूबसूरत थी, इसलिए मैंने सीमा को एक बड़ी रकम के बदले में ये सब नाटक करने को कहा था। और मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा था जब तुमने सीमा को पहली ही नजर में पसंद कर लिया था। मुझे पता था कि तुम सीमा जैसी खूबसूरत लड़की को कभी इग्नोर नहीं कर सकते, और तुमने सीमा से शादी कर ली। फिर मैंने जो प्लान बनाया था उसको अंजाम देना शुरू कर दिया। पहले तो तुम्हें कई दिन तक मेरे घर की तरफ नहीं देखा, मगर एक दिन तुम्हारी भटकती हुई नजर मेरे छत पर पड़ी गई जो कि तुम्हारी बर्बादी का कारण बनी। और सही नहीं, मैंने सीमा को कुछ ऐसी दवाइयां भी दी थी जिससे तुम अपना होश खो बैठो और तुम्हें गुस्सा आता रहे ताकि हर कोई तुमको पागल समझे। ये सब बताते हुए वो बहुत खुश लग रहा था। उसके होठों पर अपहास भरी हंसी थी, जबकि सीमा खामोश खड़ी थी। मुझे धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा था। जब मुझे गुस्सा नहीं आया करता था क्योंकि मैं एक नर्म स्वभाव का बंदा था, और ये सब नितेश की दी हुई दवाइयों का चमत्कार था, जबकि यह मुझे शांत रहने की दवाई थी जाती थी जब मुझे पागलपन के दौरे नहीं पड़ते थे। और आज भी मैं पूरी होशो हवास में था। मैंने बड़ी मुश्किल से अपना मुंह खोला और बोला, सहेली के साथ जो कुछ हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी। सहेली और मैं क्लासमेट थे, लेकिन सहेली जिस अभय को चाहती थी वो हमारे सीनियर था। मेरे तो सहेली से कभी हाय हेलो भी नहीं हुआ था। वो हर वक्त फाइनल ईयर में अभय के साथ दिखाई देती थी। वो एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद था और हर रोज एक नई लड़की को फंसाता था। मुझे कुछ पता नहीं था कि सहेली ने यूनिवर्सिटी आना क्यों बंद कर दिया था। मुझे बस अपनी पढ़ाई से मतलब था। और जब तुमने सहेली की डायरी में अभय का नाम लिखा देखा, तब बदकिस्मती से उसके क्लास में जो अभय था वो मैं नहीं। तुमने बस उसके क्लास में देख के मुझे समझ लिया कि मैं ही अभय हूँ, और आए गए मेरी जिंदगी बर्बाद करने में कस के कम एक बार किसी के पूछ तो लेते कि सहेली के साथ कौन होता था। सदमे में और दर्द में मेरा बुरा हाल था। मुझे उस गुनाह की सजा मिली थी जो मैंने किया ही नहीं था। मेरी कहानी सुनकर नितेश और सीमा सदमे में आ चुके थे। उन दोनों के चेहरे देखने लायक थे, जबकि मैं संतुष्ट था कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया था। उस दिन तो वो दोनों चले गए और 2 दिन बाद ही मुझे छोड़ दिया गया। नितेश और सीमा ने अपना गुनाह कबूल कर दिया। जब मुझे पता चला तो मैंने जल्दी से अपनी वकील से बात की और उन दोनों को माफ कर दिया। मैं जानता था उन्होंने अपराध किया है, लेकिन सीमा ने गरीबी से तंग आकर ये ऑफर कबूल किया था। वो अपने बीमार पिता की दवाइयों और घर खर्चा पूरा नहीं कर पा रहे थे। नितेश ने बदले में आग में ये सब किया था। अपने घर वापस लौट चुका था, लेकिन मैं चौंक गया जब वहां मैंने सीमा को मेरा इंतजार करते पाया। सीमा, तुम यहाँ? हाँ अभय, मैं आपकी गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी भी जगह है तो तुम मुझे अपने जीवन में मत निकालना देना। मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है अभय। आप जैसे इंसान मैंने आज तक मेरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। मैं आपको बिल्कुल खोना नहीं चाहती। वो शिकायतें हुए मेरे कदमों में गिर गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। मैं उससे नफरत करने की लाख कोशिश करता, लेकिन ये दिल उसके आंसू में ही पिघल चुका था।
अब भी मेरी महबूबा थी। मैंने उसको कंधों से पकड़कर उसे उठाया और उसे आंसू पोंछे। सीमा, अगर तुम वाकई अपने किए पे शर्मिंदा हो तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ, मगर ये याद रखना कि मैं कभी एक इंसान हूँ, शायद बार बार माफ ना कर सकूं। मेरी बातों पर वो फूट फूट कर रोने लगी और मैंने दिल से ये सोचा कि ये पछतावे के आंसू है। इसका मतलब है कि सीमा को सच में मुझसे मोहब्बत हो गई। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया जिसने मुझे मेरा मन और सम्मान वापस दे दिया, वरना एक गलतफहमी के आधार पर मेरी पूरी जिंदगी तबाह होने जा रही थी। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कोई भी कार्य सोच समझ के कर लेना चाहिए।